नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 33वां अध्याय। हाँ, गिरी तातिन का आना जाना चल रहा है। जब तभी कपड़ों का गट्ठर उतार कर वह उस घर में पानी पीते पान मांगते देखी जाती। कपड़ा दिए बिना भी वह चली जाती है और फिर आती है। गिरी जैसी भी थी अभी भी वैसी ही है। स्वर्णलता के चेहरे में कितना रदोबदल हुआ, उसके स्वास्थ्य में कितना क्षय हुआ। गिरी अटूट अक्षय है। सिर्फ कपड़े का गट्ठर अब कुछ छोटा हो गया है। ज्यादा ढो नहीं सकती, इसलिए ज्यादा लोगों को मर नहीं सकती। इसलिए यह कौन जाने, अब लोगों को तातिन के कपड़ों से, दुकानों से के कपड़ों का रुझान अधिक है। इसलिए गिरी अब आठों पहर पहनने वाली साधारण साड़ियों का बोझा लिए नहीं चलती। चुनी हुई जरी कौर की शांतिपुरी, महीन फारस डांगा की और हाल फैशन कोर की 2-4 साड़ियां यही सब लेकर चलती है। स्वर्णलता का सारांश जो भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तथा इसके सभी पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तथा आशापूर्णा देवी की जीवनी आपको हमारे ब्लॉग से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां जाकर आप सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और आते ही कहती है, अरे मैं तो शाह बाजार के राजमहल में एक कोड़ी साड़ियाँ दे आई, अतौर बाजार के राजा के समधियाने में एक कोर 7 साड़ियाँ दे आई, और नटौर की महारानी के बाप के यहाँ 2 कोरी साड़ियों की मांग है। अजी अभी मुझे तो अभी वहीं जाना है, समय कहाँ है। राजमहल के अलावा आजकल गिरी की जबान पर बात ही नहीं। दिन जितने ही बीतते जा रहे हैं उतनी ही क्या प्रचार के जोर पर प्रतिष्ठा बनाए रखने की चेष्टा है गिरी की। घटक गिरी तो गई ही, यह व्यापार भी जाने अजाने को ही है। लेकिन घटक गिरी क्या बिल्कुल ही गई? तो इस घर में इतनी आवाजाही किस लिए? हाँ, उसी पुराने व्यवसाय ही गिरी मांझने लगी है। स्वर्णलता के सजले लड़के मानू के लिए रिश्ता ले आई है। मानू के ब्याह की उम्र पहले ही हो गई थी। साल भर के अंतर के भाई हैं वे लोग, भानु, कानू, मानू। लेकिन मानू कृति होकर नौकरी पर प्रदेश चला गया, इसलिए ब्याह में देर हो गई। और शायद स्वर्णलता के अनाग्रह से भी, नहीं तो लड़कियों के पिताजी कोई दौड़ धूप का तो विराम ही नहीं। स्वर्णलता ने कहा, लड़का छुट्टी में घर आए तब बात होगी। आजकल लड़के अपनी आंखों से देखते हैं, यही तो रिवाज हो गया है। चाहकर लड़के को इस बेहयाई की शिक्षा देने के मामले में घर पर किसी का अनुमोदन नहीं है। जिन दंपतियों का बिना देखे सुने ब्याह हुआ है वे जोर शोर से कहती हैं, बाबा हम लोग क्या घर नहीं करती हैं। स्वर्ण फिर भी कहती है, सो हो जिस युग का जो धर्म। यही कह कहकर तो स्वर्ण ने ही बेटे को प्रदेश जाने का प्रेरित किया। लड़का जो घर द्वार छोड़कर दिल्ली में पड़ा है उससे बड़ा सुख हो रहा है तुम्हें। प्रबोध ने क्या आपत्ति नहीं की थी? कहा नहीं था कि इस वंश का कोई कभी अण्वस्त्र के लिए प्रदेश नहीं गया? स्वर्ण ने कहा, कभी नहीं गया तो क्या कभी नहीं जाएगा? तुम्हारे दादा परदादा ने तो कभी कटे कपड़े बदन पर नहीं रखे, पाँव में चमड़े का जूता नहीं पहना, और तुम वह सब नियम मानते हो। नियम कुछ हिमालय पहाड़ है कि हिलेगा नहीं। और मानो दिल्ली चला गया। छुट्टी छुट्टी में घर आता तो वह किसी और ही घर का लगता। बेअंदाज, बेपरवाह और शौकीन तो सदा से ही था। इनके घर का सनातनी प्रलेप मानो अब उसे रंजित नहीं रख पा रहा हो। स्वर्ण का यही जैसे अलग एक सुख है। कहने से लोग छी छी करेंगे, फिर भी स्वर्णलता मात्र स्नेह का सुख नहीं रखती। मानो सदा बाहर ही रहे, वहीं गृहस्थी बसाए, उसकी यही एकांत इच्छा है। फिलहाल मानू की चिट्ठी से लगता है कि अब उसकी गृहस्थी बसाने की इच्छा झांक रही है। वह अक्सर लिखता है कि रसोइये के हाथ का खाना वाना अच्छा नहीं लगता। फिर भी उदासीनता की केचुल छोड़कर स्वर्णलता उसके ब्याह के लिए हड़बड़ नहीं कर रही है। हठात ऐसे ही समय गिरी एक लड़की की खोज ले आई। बड़े ही गरीब घर की असहाय विधवा की लड़की, लेकिन परम सुंदरी। मंजली बहु दयालु है। तभी गिरी हिम्मत करके आई। गरीब घर, असहाय विधवा की लड़की, परम सुंदरी, इन 3 शब्दों ने स्वर्ण को मानो कुछ विचलित किया। इसके बाद ही कपड़े की परत से गिरी ने लड़की की तस्वीर निकाली। बोली, यह तस्वीर तुम अपने बेटे को भेज दो दीदी। बात असल यह है कि इस गरीब की बेटी का उद्धार करना ही होगा। स्वर्ण ने तस्वीर को उठाकर देखा और देखते ही मोहित हो गई। आह, कैसा नम्र भाव, कैसा नमकीन मुखड़ा, कैसी कोमल दृष्टि, साथ ही कैसा दीप्त लावण्य। बार बार देखते रहने को जी चाहता है। इधर गिरी कहती गई, लड़की के फूफा को फोटो खींचने का शौक है, उसी ने एक फोटो खींचा था, वही सहारा है। नहीं तो गरीब विधवा की बेटी कौन क्या करता है। अजी वंश बड़ा ऊंचा है, तुम्हारे ममहर से तो क्या है। मेरे ममहर से? चौंक उठी स्वर्ण।
स्वर्ण का ममर कहाँ? इस घर के सिवाय स्वर्ण का और कहीं कोई घर भी है क्या? मौसी का घर, बुआ का घर, दीदी का घर, ताई चाची का घर, जो सबके होता है, फिर ममर? स्वर्ण फीका हंस कर बोली, मेरा भला ममर, भूत का भला जन्मदिन। गिरी भी हंसी, आह, खोज पूछ ना करे चाहे ममर या तो आखिर कोई भूई फोड़ तो नहीं है? मुझे तो वैसा ही लगता है। स्वर्ण ने फिर तस्वीर हाथ में ली, निरीक्षण किया। आंचल में से गुल की डिबिया निकालकर एक चुटकी दांतों तले रख गिरी बोली, तुम खोज खबर लो ना लो, वे लोग लेते हैं। इस लड़की की जो नानी है उनसे भेंट हुई, उन्होंने ही कहा तुम लड़के की माँ से कहना मैं रिश्ते में उनकी माँ की फुआ हूँ। फुआ और भतीजी हम दोनों एक ही उम्र की थी, गले गले मिलता। क्या खाक तो नाम है तुम्हारी माँ का, बताया नाम, किंतु वह किससे कह रही है गिरी? स्वर्ण तो सहसा भारी ज्ञान शून्य हो गई। उसकी माँ की हम उम्र फुआ, गले गले मिल, कौन है वह? नाम क्या था उसका? स्वर्ण ने शांत समुद्र में गोताखोर उतारने की चेष्टा की। माँ से उसके बचपन के किस्से सुने थे, नाम जानती हूँ उनका, धीरे से कहा। गिरी ने देखा दवा ने असर किया। गिरी ने अब पान निकाला, खाकर कुछ समय निकाल कर बोली, जानती हूँ, नाम तो बताया था। बूढ़ी ने कहा तुम्हारी माँ की फुआ होती हूँ। पुण्य फुआ शायद बोली, यही कहने से वह समझ जाएंगी। पुण्य फुआ, पुण्य फुआ, विस्मृति में जाने किस अतल में यह नाम तिराया। एक दमकते हुए मुखड़े से झड़ नहीं पड़ता यह नाम। मैं और पुण्य फुआ, ये दोनों शैतानों की सरताज थी। एक दिन मैं और पुण्य फुआ दोनों होड़ लगाकर इतना तैरे कि लौटते ही जाड़ा बुखार। पुण्य फुआ की यूं बड़ी डरपोक थी। स्वर्ण ने नज़र उठाकर कहा, लड़की की कौन होती है वह? नानी, अजी माँ की माँ। कभी अवस्था खांसी ऊँची थी, भगवान की मार से अब वह अवस्था नहीं रही। स्वर्ण ने कहा, तुम बात करो गिरी, वही लड़की मैं लाऊंगी, वही लड़की लाऊंगी जब का मंत्र हो जैसे। उस तस्वीर के चेहरे पर जाने किस एक शांति का आभास मिला। उस चेहरे पे स्वर्ण की माँ के मुखड़े की झलक है, लेकिन वह क्यों रहने लगी? कौन सा लहू किधर गया, इसका कोई हिसाब नहीं। यद्यपि कोई युक्ति नहीं थी, फिर भी स्वर्ण को लगने लगा इस लड़की में उसकी माँ की माधुरी मिली है। सुर का सादृश्य है। यह संयोग किसने जुटाया है? निश्चय ही भगवान ने। स्वर्ण स्वर्ग तो खोजने नहीं गई थी उसको, यह तो भगवान की लीला है। वह मानो स्वर्ण की भयंकर शून्यता की और इतने दिनों के बाद पूर्णता का प्रलेप देना चाहते हो। यह तस्वीर यदि मानो को भेजी जाए तो या तो पति को या फिर पुत्रों को बताना होगा। वह स्वयं तो रजिस्ट्री नहीं लगाएगी। पहले की बात होती तो सुनिर्मल से ही कहती, लेकिन पढ़ने पढ़ाने के मामले में ऐसी एक बद्धी आबो हवा हो गई कि वैसी स्वच्छंदता से अब कोई काम करने को नहीं कहा जा सकता। और तुरंत उस तस्वीर की बात किसी को कहने की इच्छा नहीं होती। यह मानो स्वर्ण की खास अपनी कोई गुप्त और दामी संपत्ति हो। एक मीठा सा मुखड़ा आदमी को इतना प्रभावित कर सकता है। मैं ही ऐसी? स्वर्ण मन ही मन जरा हंसी। तो फिर भविष्य में अपने लड़के को दोष नहीं दिया जा सकता, वह तो देखकर पागल ही हो जाएगा ना। तस्वीर भेजने की जरूरत नहीं, मूर्छित हो जाएगा। स्वर्ण ने तस्वीर नहीं भेजी। बेटों को यूं ही एक पत्र लिखा, लड़की हरगिज नापसंद नहीं होगी, देखकर ही समझोगे कि माँ की नज़र कैसी है। एक ही नज़र देखने से उसे परम सुंदरी कहा जा सकता है, इसलिए आगा पीछा किए बिना मैंने वचन दे दिया है। पत्र पाते ही तुम छुट्टी की दरखास्त दे दो। गरीब विधवा की बेटी है, ब्याह की उम्र हो गई है, वे लोग जल्दी चाहते हैं। फिर घर के मालिक सियाने बेटों की उपेक्षा करके वचन देना। स्वर्ण का सबक सीखना कभी होगा नहीं, लेकिन मास्टर रखने और हैजा कांड के बाद से स्वर्ण से सभी डरने लगे। भक्ति नहीं, भय। सचेत होकर समझाना नहीं, गुस्से से गुम हो जाना। लिहाजा इस वचन देने के कारण पीछे पीछे जितनी ही टीका टिप्पणी क्यों ना हो, सामने कोई कुछ नहीं बोलता। परंतु स्वर्ण अगर यह कह बैठे कि गिरी के साथ एक बार उनके यहाँ जाए तो लोग इस पर भी चुप रहेंगे। खींच के मारे प्रबोध से कहे बिना नहीं रह गया, तुम उनके यहाँ जाओगी? लड़की की माँ के पैरों तले लगने जाएगी? पैरों में तले देना क्या? स्वर्ण बोली, सुन ही तो लिया, घर में मर्द सूरत कोई नहीं है। माँ और नानी तो नाते में मुझसे बड़ी ही होती है, गुरुजन है, जाने में क्या दोष है? स्वर्ण ने यह कहा। वह इसमें कोई दोष नहीं दिखती, किंतु यदि कोई केवल अपनी ही दृष्टि से दोष गुण का विचार करे तो सारी दुनिया के लोग तो उसे नहीं मान सकते। स्वर्ण बेटे की माँ होकर भी यदि स्वयं लड़की के घर दौड़े तो वे यह भी तो सोच सकती है कि लड़के में कोई खोट हो, नहीं तो इतनी गरज क्यों है। बात वह यह उड़ा देने की नहीं। काइयाँ दुनियादारी लोग तो ऐसा ही सोचते हैं। वे जहाँ भी ये देखेंगे कि राई रत्ती हिसाब से बाहर कुछ हो रहा है, यही सोचेंगे कि कोई बात तो जरूर है, वरना ऐसा बेहिसाब कैसा। लड़के वाले सिंहासन पर आसीन रहेंगे और कन्या पक्ष जूते का तल्ला घिसेंगे, यही तो नियम है। स्वर्ण, तुम इसके बाहर तो ना जाओ। पर स्वर्ण का जाना नहीं हुआ।
स्वर्ण ने केवल भावी बंगाल की छवि में लड़कियों के लिए महामारी की प्रार्थना की थी। बंगाल की लड़कियों की ऐसी कोई महामारी नहीं आई थी कि यह प्रदेश लड़की शून्य हो जाए। फिर देखती हूँ कि तुम महानुभाव पुरुष समाज किस सिंहासन पर बैठकर कृतदासी जुटाओगे। तुम लोगों का यह अहंकार जाता रहेगा, तुम्हें ही जूतों के तले घिसने पड़ेंगे। मैं यह अभिशाप देती हूँ। स्वर्ण ने अपने मन में इन भयंकर शब्दों का उच्चारण किया। कहा, अरे अभागे देश, किया जिनका तुमने अपमान। इस ब्याह के लिए ही स्वर्ण फिर से झाड़ फूक कर तैयार हो रही है। गजब, उसकी यह अदम्य प्राण शक्ति कहाँ छिपी है जो 100 बार टूटकर गिर गिर कर फिर उठ खड़ी होती है। कितनी ही बार तो लगता है अब शायद चूक गई स्वर्ण, और फिर नजर आता है अरे इसने तो फिर जीवंत मनुष्य की भूमिका ली। बहुत बकुल के बूढ़े मास्टर से तो मज़े में बोलना शुरू करके बेटी की पढ़ाई को पूछती पाछती थी। फिर उसी के जरिए अलग से गणित के मास्टर को रखा। एक ही साल में बेटी को एंट्रेंस पास कराएगी। भानु और बानु की बहू आड़ में हंसते, कहते अपनी छोटी बेटी को माँ गौ मैत्रेयी लीलावती बनाए बिना नहीं मानने की। कानू और कानू की बहू दोनों हंसकर कहते, दरअसल ये भैया के उन मित्र की बहन पर आक्रोश है। और कानू की बहू और भानु की बहू कहती, माँ ने तो तय कर लिया है, मंत्र का साधन या शरीर पतन। बेटी को स्कॉलरशिप दिलाकर ही रहेंगी, लेकिन कहावत है ईर्ष्या से सब बन सकती हैं। बांझना बेटा जन सकती है, दिमाग में भी तो हो। तब तो छात्रवृत्ति सोच लेती थी, धो नहीं सकती, परंतु वही क्या परम पाप के पापी हैं। दुनिया ऐसे ही चलती है, उसका कारोबार तो बाहर दिखने वाले दृश्य से ही चलता है। लोग तो यही देखते हैं कि कौन क्या करता है, क्यों करता है, या कौन देखने जाता है। और चूंकि देखने नहीं जाता, इसलिए अपने अनुसार एक कारण निर्णय करके टीका टिप्पणी की बाढ़ बहाता है। स्वर्ण का व्यवहार ईर्ष्यालु मन के आक्रोश सहित लग रहा था, और मानू के ब्याह में अधिक उत्साह देखकर भी लोग कहेंगे, लड़का ज़्यादा कमाने वाला है और दूर रहने वाला है ना। दुनिया का तौर ही यही है, घर का योगी जोगी आन गांव का सिद्ध। यह लड़का बाहर रहता है, रुपया भेजता है, लिहाजा दामी लड़का है। लेकिन बहू दामी नहीं हो रही, यह एक बात है। हर कोई यही कह रहा है। चंपा तो किराए की गाड़ी ठीक करके आकर कह रही, रूप लेकर क्या धो धोकर पियोगी माँ। सुना लड़की तो डोम की टोकरी धुली है। मानो जैसे बेशकीमती बेटे को फूटी खौड़ी में बेच दोगी। मेरे फूफा ससुर ने उतनी खुशामद बरामद की, तुम टस से मस नहीं हुई। वह लड़की के बराबर सोना तोल देते, ऊपर से पलंग बिछौना, आईना, अलगनी, लड़के को सोने की घड़ी, सिकड़ी, हीरे की अंगूठी, सोने के बटन। स्वर्ण अचानक जोरों से हंस पड़ी। तो फिर सुनार की दुकान से ब्याह कराना और भी अच्छा ना होगा रे चंपा। चंपा को अपने जमींदार फूफा ससुर के लिए सम्मान का अंत नहीं, इसलिए वह उठकर चली गई। स्वर्ण ने सोचा, लोग जंजाल के बोझ को इतना मूल्य क्यों देते हैं। सोचा, यह चंपा सदा ही मूर्ख है। बात शायद सही है, मूर्ख चंपा ने मूर्ख जैसी ही बात कही। लेकिन मानू तो मूर्ख नहीं है। वह तो विद्या के बल पर 300 माहवार की नौकरी कर रहा है, तो उसने ऐसी चिट्ठी क्यों लिखी। मानू के पत्र की भाषा कौतुक है, पर वक्तव्य अभिन्न। उसने लिखा, आज के ज़माने में रूप से रूपाकार आदर अधिक है। फिर इस जन्म दुखिया विधवा की लड़की को ब्याह कर सदा उन्हें ढोना पड़ेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लिहाजा मेरे ऐसे झमेले का काम ही क्या, अभी बल्कि मुझे ही कुछ नगद रुपए मिल जाए तो काम बने। एक अच्छी नौकरी का पता चला है, दिल्ली शिमला का काम है। भविष्य में आशा, परंतु नगद 5,000 जमा करना होगा। उस 5,000 के लिए ब्याह का ही भरोसे किया बैठा हूँ, और उस भरोसे का एक आधार ही नजर आ रहा है। दफ्तर के बड़े साहब उसे अपना जमाई बनाने के बड़े इच्छुक हैं। उस इच्छा के चलते ही वे रुपए भी दे सकते हैं। हाँ, ब्याह के अनुषंगिक दान सामग्री, बारात, लड़की के जेवर आदि में कुछ कमी भी हो सकती है। और जंजाल कुछ ढेरी के लाभ भी क्या है, जंजाल की ढेरी। स्वर्णलता के बेटे ने स्वर्णलता की बात ही तो कही, फिर सांप काटे जैसी स्तब्ध हो जाने की क्या वजह थी। मानो छुट्टी लेकर ब्याह करने के लिए आया। बड़े साहब के बाल बच्चे परिवार सभी कलकत्ते में ही हैं। सच ही उन लोगों ने जंजाल ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन धूमधाम में कोई कोर कसर नहीं की। इस और भी नहीं, बड़े आदमी के यहाँ ब्याह हो रहा है, इसलिए मानू के बाप भाई मान रक्षा में तत्पर रहे। 3 दिनों तक शहनाई बजती रही। बत्ती की जगर मगर खूब रही। गैस की बत्तियां बारात के साथ चली। छत पर शामियाना डाला गया। झूठे गिलास, सिकोरे और केले के पत्तों से फुटपाथ भर गया। कोए कुत्तों ने समारोह के साथ भोज खाकर 100 मुँह से आशीर्वाद दिया। चंपा चंद तो नज़दीक की है, वे तो आई हुई। दूर से ब्याही पारुल भी आई और माँ से भेंट होते ही बोल उठी, तेरी यह कैसी शक्ल हो गई माँ।
उसके बाद गपशप के सिलसिले में बोली, उसे पढ़ाने लिखाने में आगे बढ़ा रही हो, अच्छा कर रही हो। विद्या हासिल करने पर ही तो यह सवाल उठाया जा सकेगा कि स्त्रियां ही नौकरी क्यों नहीं करेंगी। स्त्रियां अगर चीर कुमारी रहना चाहें तो इनकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। कहा जा सकेगा ब्याह नहीं होने से स्त्रियों की जात जाती है, पुरुषों की नहीं। यह शास्त्र किसने बनाया? बकुल ने अकेले में भेंट होने पर हंसकर कहा, अरे प्रेम के मामले में कहाँ तक बढ़ी? बकुल बोली, सजली दी। बाबा, क्यों बाबा? इस एक भी जीवन में यदि कोई नई घटना घटे तो देखकर ही जाऊं। तो आजकल खूब कविता लिख रही हो क्यों? बकुल हंसी। बहुत दिनों के बाद सजली दी को पाकर उसके मन का दरवाजा खुल गया, मानो जाने कब से सरस बात का मुंह नहीं देखा, इसलिए हंसकर बोली, प्रेम की कविता, इसलिए इतना? पारुल जरा चुप रहकर बोली, नहीं, कविता अब नहीं लिखती। नहीं लिखती? क्यों? पारुल के चेहरे पर एक चांदनी जैसा मलान आ गया। सुन सजली दी, ज़्यादा चालाकी मत कर। इस बीच कितनी कॉपियाँ भर दी? पारुल ने हवा में बात उड़ा दी। उसने बाद एक समय हंसकर बोल दिया, प्रेम की कविता बड़ी भयानक चीज़ है रे। उसके खास आदमी को बड़ा डर लगता है। प्रेम के बिना प्रेम की कविता यह उसके विश्वास के बाहर है। मतलब? सजले जीजा जी क्या प्रेम की कविता देखकर बिगड़ जाते हैं? बिगड़ते नहीं रे, पारुल ने हंसकर कहा, बिगड़ते नहीं, सिर्फ कहते हैं गुप्त प्रेम नहीं रहने से गहरे प्रेम की ऐसी कविता लिखी नहीं जा सकती। हर पन्ने पर यह तुम और तुम्हारे लिए जो हाहाकार है, उसका लक्ष्य स्थल अभागा मैं नहीं हूँ, यह तो साफ समझ में आता है। सो जब यह प्रेम कुंवारेपन से ही है तो इस अभागे के गले माला क्यों डाली? खूब कविता प्रेम में पढ़ने की। रहने दे बकुल, बात रहने दे, अपनी बता, इतने दिनों बाद क्या हुआ? यह तो महाभारत है। पारुल हंसी। अपने भीतर के सारे विक्षोभ को सहत रखकर वह स्थिर रहेगी, यही मानो पारुल की प्रतिज्ञा है। अभिमान के आगे सब परम के बलि देगी, यही शायद उसका जीवन दर्शन है। सब कुछ दबाकर पारुल बोली, फिर तो हाथ में हरे सुपारी लेकर कहना चाहिए रे, महाभारत की कथा अमृत समान, काशीराम दास का सुनने पुण्यवान। सो जैसे भी हो, इस ब्याह के सिलसिले में मौज मजा खूब किया सबने। नवविवाहित भानु ने अपने पैसे से एक नई चीज़ दिखाई सबको, बंगला, बाइस्कोप। नई बहू के नाम पर चंद ने एक दिन सारे परिवार को न्योता। केवल स्वर्ण इन सारी खुशियों से वंचित रही। इधर उसे अब हल्का सा बुखार रहने लगा और अपने घर घुस स्वभाव से वकुल ने किसी के साथ चुहल नहीं किया। फिर भी स्वर्ण को लगा बीमार माँ को घर में अकेली पड़ी रहेगी, इसका समर्थन नहीं कर रही थी बकुल, इसलिए घर घुस बन गई। नहीं तो पारुल से तो उसकी तो खूब बनती है। बाइस्कोप देखने और न्योता खाने के लिए 2 दिन प्रबोध सहित सभी निकल पड़े। स्वर्ण लगातार घंटों दीवार की ओर मुंह किए पड़ी रही, मानो दीवार पर कितना क्या लिखा है वही पढ़ रही है। स्वर्ण का छोटा लड़का सुबल कहाँ रहता है समझ में नहीं आता। हठात कभी कमरे में आकर स्टैचू की तरह खड़ा होकर धीरे से कहता है, दवा ववा कुछ पीनी है? या कहता है कुछ कह रही थी? या खाना रख गई है? पानी है? तुम्हारा कहना क्या इतना भी खुलकर नहीं कहता, केवल खाना यही कहता है। फिर भी माँ के लिए उत्कंठित है, मानो समझ में आता है। परंतु स्वर्ण का यह छोटा लड़का बिस्तर के किनारे आकर चुपचाप बैठ जाता है और कहता है, माँ ज्वर अधिक है। या चुपचाप कपाल पर हाथ रखकर अनुभव करने की चेष्टा करता है कि तापमान की मात्रा क्या है। इससे शायद ही स्वर्ण खिल उठती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह माँ के पास केवल तटस्थ होकर खड़ा रहता है। खांसने की जरा सी आवाज़ होती है और दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। शायद उसे इच्छा होती है कि माँ के बिस्तर के किनारे बैठकर माँ के पैरों पर हाथ रखे, परंतु अनभ्यास के कारण ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए उसके आँख मुँह में सिर्फ एक विषन्न उत्कंठा का भाव फूट उठता है। दीवार की ओर मुँह करके लेटी रहने पर भी स्वर्ण उस मुख छवि का अनुभव कर सकती है, मगर स्वर्ण कुछ कह नहीं सकती। ये भी नहीं कह पाती कि सुबल मेरे पास आकर जरा बैठ जाओ, नहीं कह सकती। स्वर्ण की सारी अंतरात्मा बोलने के लिए अकुला उठती है, फिर भी वाग यंत्र गूंगा ही रहता है। जैसे भूखी प्यासी स्वर्ण के हाथों ही भूख का भोजन, प्यास का पानी मौजूद है, पर एक मोहरबंद बक्से में। उसे तोड़कर भूख प्यास मिटाने की क्षमता स्वर्ण में नहीं है।